नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अभ्यास स्टूडियोज़ के ऑनलाइन हिस्ट्री के कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और इस वैदिक सभ्यता के आज सिर्फ परिचय की बात करेंगे। डिटेल्ड नॉलेज के डिटेल्ड डिस्कशन के लिए हम लोग अगले वीडियोज़ के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई वो माना ऐसा जाता है कि जो सिंधु सभ्यता थी आपकी, उसके पतन के बाद इसकी उत्पत्ति उसी स्थान पर हुई। ठीक है, तो जब हमारी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, उसके बाद उसी स्थान पर हमारी जो सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर कहें कि इसका जो समय क्या था, कालावधि क्या थी, तो यहाँ भी क्या इतिहासकारों में बहुत सारा मतभेद है आपस में। कोई कुछ समय बताता है और कोई कुछ समय बताता है, लेकिन जो सर्वाधिक मान्य समय है वो आपका जो समय काल समय माना गया है वो 1500 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का समय माना गया है। यानी कि ये 1500 ईसा पूर्व से उत्पत्ति होकर के ये और 600 ईसा पूर्व तक इसकी क्या हो गई, इसका पतन हो गया। जो आपकी जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक जो शब्द है ये आपका कहाँ से लिया गया, ये वेद से लिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जानकारी हमें मिलती है वो अधिकतर जानकारी हमें वेद के द्वारा मिली है, तो इसीलिए इस सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जो आपकी वैदिक सभ्यता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो आर्यों के द्वारा की गई। यानी कि इसकी स्थापना किसने की, आर्यों ने की। और अगर आर्यों की बात करें, जो आर्य शब्द है आपका, ठीक है, जो आर्य शब्द है ये किसी भी जाति, प्रजाति या नस्ल का सूचक नहीं है। ये क्या है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, किसी भी चीज़ अगर आपकी अच्छी है, उत्तम है, तो आप उसके लिए आर्य शब्द का उपयोग कर सकते हैं। तो आर्य शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, तो अगर हम लोग अब बात करेंगे इसके मूल निवास स्थान की, तो आपके दो तरीके के इतिहासकार होते हैं। एक आपके भारतीय इतिहासकार और दूसरे आपके जो भारत के नहीं, यानी कि विदेशी इतिहासकार। ठीक है, तो दोनों प्रकार के इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं और बताया है कि आर्यों का आपका निवास स्थान कहाँ पर है। तो इसमें से भारतीय इतिहासकारों की बात हम लोग पहले करेंगे। जो पहले आपके हैं वो हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र, और इनके साथी थे डॉक्टर संपूर्णानंद। इन लोगों का मानना था कि जो आपके आर्य थे उनका मूल निवास स्थान सप्त सैंधो प्रदेश था। ठीक है, जो सप्त सैंधो प्रदेश है, जो सिंधु नदी थी और उसकी सहायक नदी हैं, उसके जो क्षेत्र है, यानी कि सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदी का जो क्षेत्र है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सप्त सैंधो प्रदेश कहते हैं। तो लिख लेते हैं सिंधु और सहायक नदी का क्षेत्र। तो इनमें से कौन कौन सी नदियाँ थी, तो अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नदी हो जाएंगी, सिंधु, सरस्वती, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास और सतलज। ये आपकी क्या हो जाएंगी, सप्त सैंधव में, यानी कि सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वे आपकी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी 7 नदियाँ थी। ठीक है, जो किसकी थी, सिंधु और सिंधु की सहायक थी, तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये आपका जो प्रदेश है उसको सप्त सैंधव का नाम दिया गया। और सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का मूल निवास स्थान मानने वाले जो आपके इतिहासकार थे वो कौन थे, डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद थे।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका पंडित गंगानाथ झा। जो पंडित गंगानाथ झा जी थे, उन्होंने माना कि जो आपके आर्य हैं ये आपके ब्रह्मर्षि देश से आए होंगे। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश, जो ब्रह्मर्षि देश था वो गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र था, यानी गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी गई थी, उसे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। तो पंडित गंगानाथ झा का मानना था कि जो आपके आर्य हैं वो ब्रह्मर्षि देश से आए होंगे। नेक्स्ट हैं आपके एक समाज सुधारक थे दयाराम सरस्वती, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश में इन्होंने कहा है कि जो आपके आर्य हैं वो तिब्बत के निवासी थे, यानी कि उनका मूल निवास स्थान कहाँ पर था, तिब्बत में उनका मूल निवास स्थान था। तो इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इस बात को बताया गया है। इसके बाद एक और हमारे समाज सेवी थे पंडित बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने पुस्तक लिखी और इनकी पुस्तक का नाम था द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो इसमें क्या बताया कि जो इन्होंने कहा कि जो आपके आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। ठीक है, और ये आपका जो आर्कटिक प्रदेश है ये कहाँ पर पड़ता है, ये उत्तरी ध्रुव में पड़ता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पंडित बाल गंगाधर तिलक थे उनका मानना था कि जो आपके आर्य आए थे वो उत्तरी ध्रुव की तरफ से आए थे। तो ये आपके प्रमुख 4 भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने आर्य के मूल निवास स्थान के बारे में अपना मत व्यक्त किया है। अब हम लोग बात करेंगे विदेशी इतिहासकारों की, जिसमें से प्रमुख हैं आपके पी गाइल्स। पी गाइल्स का मानना था कि जो आपके आर्य हैं वो हंगरी से आए हैं, और हंगरी में कहाँ से, डेन्यूब नदी के तट से। जो डेन्यूब नदी घाटी थी वहाँ से आपका क्या है, ये हंगरी से आए थे आपके आर्य। दूसरे थे आपके इतिहासकार गार्डन चाइल्ड। तो गार्डन चाइल्ड का ये मानना था कि जो आपके आर्य थे वो यूक्रेन से आए थे। यूक्रेन कहाँ पड़ता है आपका, दक्षिणी रूस में पड़ता है। फिर तीसरे थे ब्रैंडेन स्टिन। तो ब्रैंडेन स्टिन जी का क्या कहना था कि जो आपके आर्य थे ये यूरेशिया से आए। ठीक है, और यूरेशिया में कहाँ से, आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र से। आल्प्स पर्वत के आपके पूर्वी क्षेत्र से आए। और जो नेक्स्ट थे आपके मैक्स मूलर। ये मैक्स मूलर जी जो थे आपके जर्मनी के थे, और इनका जो मत है वो सर्वाधिक मान्य है, यानी कि अधिकतर लोग इसको मानते हैं। और इनका मानना था कि जो आर्य है वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए। ठीक है, मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए। और ये जो आपका बैक्टीरिया है वो वर्तमान में तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये कहाँ पड़ता था, ये आपका ईरान में पड़ता था। यानी वर्तमान में कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है, और उस वक्त कहाँ पड़ता था, ये ईरान में पड़ता था। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम आपको इनका मत बताएंगे कि मैक्स मूलर ने ये क्यों कहा। तो मैक्स मूलर जी के कहने का जो मेन मुख्य बिंदु था, वो मुख्य बिंदु क्या था कि जो ईरानी ग्रंथ था जिंद अवेस्ता, तो जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं पाई गई। वहाँ पे जो प्रमुख समानता क्या थी कि देवी देवताएं जो कुछ मिले वो क्या थे, आपके कॉमन देवी देवता मिले।
जैसे ऋग्वेद में आपके एक देवता इंद्र का वर्णन मिलता है, उसी प्रकार से जिन अवेस्ता में भी इंद्र का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वायु का वर्णन मिलता है, तो यहाँ भी आपको वायु का वर्णन मिलता है। यहाँ पे मित्र का वर्णन मिलता है, यहाँ पे मित्र का वर्णन मिलता है। यहाँ पे असुर का वर्णन मिलता है और यहाँ पे अहुर मजदा का वर्णन मिलता है। तो मैक्स मूलर जी का क्या कहना था कि यहाँ पे वैदिक देवी देवताओं का क्या है, ये कॉमन मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपस में संबंध मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि जो जिन अवेस्ता है और ऋग्वेद आपसे आपस में संबंधित हैं, और जब आपके ग्रंथ आपस में संबंधित है, इसका अर्थ यह है कि लोग भी आपस में संबंधित होंगे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो आपके आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए। अब हम लोग बात करेंगे कि इतिहासकारों ने आर्यों की आगमन की तिथि क्या बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मैक्स मूलर जी की। तो मैक्स मूलर ने बताया कि जो आपके आर्य आए वो 1200 ईसा पूर्व से लगा करके 1000 ईसा पूर्व के मध्य में आपके आए होंगे। ठीक है, 1200 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य आए होंगे। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया, यानी कि तिलक जी ने क्या बताया कि जो आपके आर्य आए हैं वो 6000 ईसा पूर्व आए होंगे। ठीक है, और जो सर्वाधिक मान्य मत है वो क्या है, उनका मानना है कि 1500 ईसा पूर्व में आपके आर्यों का आगमन हुआ होगा। कब हुआ होगा? 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ होगा। और इसके पीछे का आपका लॉजिक क्या है? उनका लॉजिक ये है कि 1800 से लगा करके 1700 ईसा पूर्व, इसी मध्य में क्या हुआ था, आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था, और पतन होते होते ये 1500 तक आपका पूरी तरीके से क्या हो गया होगा, इनका पतन हो गया होगा। तभी माना जाता है कि आपका जो वैदिक सभ्यता है और सिंधु सभ्यता, इनके बीच में अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं कि इनके बीच में कोई दूसरी सभ्यता पनपी हो। तो ऐसा माना जाता है कि जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तो उसके बाद 1500 ईसा पूर्व के आसपास एक नई सभ्यता पनपी, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता का नाम देते हैं। ठीक है, तो जो सर्वाधिक मान्य समय है इतिहासकार जिसे ज़्यादा समय मानते हैं कि ये हो सकता है, वो कौन सा है? 1500 ईसा पूर्व आपका क्या सर्वाधिक मान्य समय है। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे विदेशी अभिलेख मिले हैं हमको, तो उन विदेशी अभिलेख के माध्यम से भी हम कह सकते हैं कि जो आपका आर्य थे वो बाहर से आए थे। तो जिसमें से आपका पहला है कस्सी का अभिलेख। पहला आपका कौन सा अभिलेख है? कस्सी का अभिलेख। और इसका जो समय है वो कितना है? 1400 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, यानी कि 1400 ईसा पूर्व के आसपास का ये अभिलेख है, ये तब लिखा गया था। और इसमें ये बताया गया है कि ईरान से एक जत्था, ठीक है, ईरान से एक जत्था ईरान से एक जत्था भारत की ओर रवाना हुआ था। ठीक है, या कह सकते हैं ईरान से एक शाखा भारत की ओर रवाना हुई थी। तो ये अब आपके अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और ये अभिलेख कहाँ पर स्थित है? ये अभिलेख आपका इराक में स्थित है। कहाँ पे मिला ये अभिलेख? ये आपका इराक में मिला। और इराक में मिले अभिलेख में क्या बताया गया कि ईरान से एक जो शाखा थी आर्यों की वो भारत की तरफ प्रस्थान की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बोगाज गोई का अभिलेख। बोगाज गोई के अभिलेख का काल समय क्या है? ये आपका 1600 ईसा पूर्व है। ये आपका कब है? ये आपका 1600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका कब है? 1400 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखेंगे कस्सी का जो अभिलेख है वो 1600 ईसा पूर्व, और बोगाज गोई का जो अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व। जो आपका बोगाज गोई का अभिलेख है ये आपका कहाँ पे मिला? है तुर्की में मिला। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात बताई गई कि यहाँ पे आपको जो साक्ष्य मिलता है वो साक्ष्य कुछ इस तरीके से मिलता है कि यहाँ पे दो कबीले थे, खत्ती और मितन्नी। ठीक है,
खत्ती और मितन्नी नाम के 2 कबीले थे, और इन दोनों कबीलों में आपस में नहीं बनती थी, आपस में लड़ाई होती रहती थी। तो इन्होंने आपस में क्या कर ली, कुछ समय के बाद इन्होंने संधि कर ली। ठीक है, और संधि करते समय जिन देवी देवताओं की इन्होंने शपथ ली, वे देवी देवताओं कौन क्या थे, वैदिक सभ्यता के देवी देवता थे, जिनमें आपके इंद्र, वरुण, मित्र और नासद थे, जिसे हम लोग अश्विन कहते हैं। ये भगवान आपके क्या थे, ये देवी देवता क्या थे आपके मिलते हैं, जिनकी इन्होंने संधि ली थी या शपथ ली थी। संधि के समय शपथ किसकी ली थी, इंद्र की, वरुण की, मित्र की और नासत्य की शपथ ली थी खत्ती और मितन्नी के लोगों ने, कि आपस में हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और ये जो देवी देवता थे ये वैदिक काल के देवी देवता थे। तो इससे कहा जा सकता है कि जो आपका था कि आर्य पलायन करके वहां पर पहुंचे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान पर पहुंचे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि वैदिक सभ्यता आपकी काफ़ी बड़ी थी, तो इसको हमने समझने के लिए 2 भागों में बांट दिया। एक आपका पूर्व वैदिक काल, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऋग वैदिक काल कहते हैं। दूसरा आपका है उत्तर वैदिक काल। जो आपको पता है कि पूरा काल समय कितना था, 1500 से लगा करके 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम लोग बीसी भी कहते हैं, कि बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो बीसी भी लिखा आ सकता है। तो जो पूर्व वैदिक काल का समय है वो हमने कितना लिया हुआ है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का हम लोगों ने ये समय लिया हुआ है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय हमने यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग इसे ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं, कि यहाँ पे जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई हो, किससे प्राप्त हुई हैं, ऋग्वेद से प्राप्त हुई हैं। और यहाँ पे ऋग्वेद की अतिरिक्त जो आपके 3 हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो इन तीनों वेदों से साथ में आपके जो अरण्यक हैं, जो उपनिषद हैं, उनसे भी हमें यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जब हमें ऋग्वेद से जिस समय जानकारी प्राप्त की, हम लोग पूर्व वैदिक काल में रखते हैं, और जो हमें अन्य ग्रंथों से या अन्य पुरातत्व से जो साक्ष्य मिलते हैं उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में रखते हैं। यहाँ के लोग काले और लाल, यानी कहाँ के पूर्व वैदिक काल के लोग काले और लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। मृदभांड की बात की जाए तो मृदभांड क्या होता है, आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं। दूसरे ताम्र निधान मृदभांड की बात करते थे। और तीसरा आपका क्या हो गया कि गौरिक मृदभांड का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो ये आपके 3 इम्पोर्टेंट मृदभांड थे। और जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे ये आपके चित्रित धूसर, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके 4 वेद हैं इसके प्रमुख बिंदु की। तो सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद आपका क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, और इसके संकलन करता कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके कि इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, यानी कि 10 अध्याय हैं और 1028 मंत्र हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वाला मंडल है, प्रथम और दसम, यानी कि अंतिम मंडल है, ये सबसे बाद में लिखे गए हैं। प्रथम और अंतिम क्या है, सबसे बाद में लिखे गए हैं।
जो आपका बाकी हैं वो बीच बीच वाले जो हैं आपके बच्चे 2 से लगा करके 9 तक वो पहले ही लिख लिए गए थे। ठीक है। जो तीसरा मंडल है यानी तृतीय मंडल, तो तृतीय मंडल में आपकी गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तीसरे के बाद हम बात करेंगे सप्तम मंडल की। सप्तम मंडल में आपका दास के युद्ध की बात की गई है। दास के युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 10 राजाओं के मध्य में लड़ा गया था और ये परुष्णी नदी जो आप क्या है रावी नदी है उसके किनारे आपका हुआ था। फिर सप्तम के बाद आपका नवम मंडल, जो आपका नवम मंडल है ये आपका सोमदेव को समर्पित है। सोमदेव को समर्पित है। और जो दसम मंडल की बात करें, जो आपका दसम मंडल है इसमें सामाजिक जीवन की बात की गई है और वर्ण व्यवस्था की बात की गई। पहली बार इसी में मिलता है आपका कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वैसे 4 प्रकार के वर्ण आपके क्या समाज में होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ऋग्वेद के जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर ऋग्वेद के बाद नेक्स्ट आपका आता है यजुर्वेद। नहीं, ऋग्वेद के बाद आपका आता है सामवेद। तो सामवेद आपका नया वेद नहीं है। इसमें क्या किया गया है, इसमें जो आपके गाने लायक जो मंत्र हैं या सूक्त हैं, गाने लायक सूक्त को रखा गया है। ठीक है। और इसी ग्रंथ को हम लोग क्या कहते हैं, संगीत का जनक ग्रंथ भी कहते हैं। और इसी ग्रंथ में आपके 7 सुरों का वर्णन मिलता है। 7 सुरों का आपको वर्णन मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या आपको यज्ञ की विधाओं का जानकारी है। यज्ञ की विधाओं की या विधियों की जानकारी है कि आपके नियम क्या होंगे, कायदे क्या क्या होंगे, कानून क्या होंगे, किस प्रकार से कौन सा यज्ञ किया जाएगा। तो उस विषय में यहाँ पर बताया गया है ग्रंथ में। और लास्ट है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इस ग्रंथ में हम लोग सामाजिक जीवन की बात करते हैं कि जैसे आपका हो गया जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, शादी हो गई, मृत्यु हो गई, यानी कि जो भी आपसे समाज से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ से संबंधित है, अथर्ववेद से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो आगे की चीज़ें वो लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आया तो अनलाइक भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हमारे चैनल को शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।